नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। बमबारी की गूंज है, मिसाइलों की धमक है और धमकियों की भाषा है। आक्रमण अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत बनता जा रहा है। एशिया हो या यूरोप हो या फिर हो अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं पर है विस्तार नीति की आग, तो कहीं पर है बदले की जंग और कहीं है महाजंग की आहट। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिलाकर रख रही हैं और सवाल जो भविष्य तय करेंगे। जी हां, आज जो हम आपको बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे, आज आक्रमण की आग में शोलों से धधक रही वो ये बड़ी तस्वीर, जंग की 3 तस्वीरें साकी पूरी तस्वीर को पेश करती है, पूरी अक्कासी कर रखी है। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक सवाल, क्या दुनिया एक और महाविनाश की ओर बढ़ रही है? आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इन 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर यूक्रेन से आई। यूक्रेन में जहां तबाही दोहरी है, एक तरफ है रूस की बारूदी बौछार, मिसाइलें, ड्रोन और तोपों की मार, तो दूसरी तरफ है सर्दी का सितम, बिजली नहीं, पानी नहीं और ठंड में ठिठुरती जिंदगी। यूक्रेन आज सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, वो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। एटमी धमकी यानी कि दूसरी तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक है। आगे दिख रही है एटमी विध्वंस की एक बड़ी परछाई। सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप की दादागिरी एटमी युद्ध कराकर ही दम लेगी? ईरान खुली चेतावनी दे रहा है, इजराइल और अमेरिका को धमकी है, जवाबी धमकी, और जंग की भाषा अब कूटनीति पर भारी पड़ती नजर आती है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे खतरनाक महाजंग की सनक। ट्रंप की आक्रामक सोच कहीं पूरी दुनिया पर भारी ना पड़ जाए। रूस पहले से आक्रामक है, चीन भी अब पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आता और 3 महाशक्तियां हैं, 3 दिशाएं हैं और टकराव की आशंका है। बड़ा सवाल सीधा, क्या युद्ध ही अब हर समस्या का जवाब बन चुका है? क्या विनाश कराकर ही दुनिया में विराम लगेगा? अपने आप में बड़ी बात। चलिए शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त हमला है। मिसाइल के हमलों से कीव में कोहराम है। हमलों में 2 की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। खार्किव में भी ड्रोन प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। समझिए अपने आप में ये स्थिति किस तरह की है। आइए मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाती हूँ, यहाँ पर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हमले पे हमले हैं, लगातार मुसीबतों पे मुसीबतें हैं। यूक्रेन पर रूस की तरफ से ये जबरदस्त हमला है, मिसाइल से हमला दागा गया और इस हमले से समझिए कीव में कोहराम है। हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आती है, क्योंकि खार्किव में भी ड्रोन प्रहार से हाहाकार है। इस सर्दी में यूक्रेन पर मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट रही हैं। एक तरफ है आसमान से रूस की बारूदी बारिश, दूसरी तरफ है जमीन पर रूसी सेना का बढ़ता कब्जा। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी झंडा लहराया जा चुका है और राष्ट्रपति पुतिन की पैनी नजर अब एक नए शहर पर टिकी हुई है। सवाल ये, क्या सर्दी यूक्रेन की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है और क्या रूस इस मौसम को युद्ध का हथियार बना चुका है? यूक्रेन, जहां कभी सर्दी सिर्फ मौसम होती थी, आज वही सर्दी जंग का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुकी है।
तापमान शून्य से नीचे, बर्फ से ढकी सड़कें और अंधेरे में डूबे शहर। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा निशाना यूक्रेन का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घर, सब स्टेशन, हीटिंग प्लांट लगातार हमलों से तबाह। नतीजा ये है कि लाखों लोग बिना बिजली और कई इलाकों में बिना पानी के जीने को मजबूर हैं। कीव से खारकीव तक, ओडिशा से डोनबास तक, सर्दी अब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुकी है। अस्पतालों में जनरेटर की सीमित बिजली, घरों में जलाने को लकड़ी नहीं और शरणार्थी शिविरों में ठिठुरते बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। यूक्रेन प्रशासन मानता है ये सर्दी पिछले सभी वर्षों से ज्यादा मुश्किल है। रूस की रणनीति जानकारों का मानना है कि रूस अब सिर्फ हथियारों से नहीं, मौसम से भी युद्ध लड़ रहा है। पुतिन की रणनीति साफ है, यूक्रेन की सैन्य नहीं बल्कि नागरिक रीढ़ तोड़ना। जब ठंड असहनीय होगी, जब शहर अंधेरे में डूबेंगे, तब जनता का दबाव सरकार पर पड़ेगा और यही रूस चाहता भी है। जमीन पर हालात इसी बीच यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूसी सेना ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कई शहरों में रूसी झंडा फहराया जा चुका है। हर इलाके के साथ पुतिन का आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा है। ड्रोन निगरानी, तोपों की तैनाती और लगातार आगे बढ़ती रूसी टुकड़ियां। यूक्रेन के सैनिक कड़ाके की ठंड में कम संसाधनों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेन की मजबूरी, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हथियारों के साथ साथ अब यूक्रेन को चाहिए हीटर, जनरेटर, ईंधन और मानवीय सहायता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मदद समय पर पहुंच रही है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस की रणनीति को विंटर वॉर क्राइम कह रहे हैं, लेकिन रूस साफ कहता है ये युद्ध का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है, अगर हालात ऐसे रहे तो यूक्रेन में मानवीय संकट और गहरा सकता है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन आज 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। रूसी सेना से आसमान से बरसते हथियारों से और इस बेरहम सर्दी से सवाल अब सिर्फ जंग जीतने का नहीं बल्कि जिंदा बचने का है। क्या यूक्रेन इस सर्दी को झेल पाएगा या पुतिन की रणनीति रंग लाएगी?
इस जंग का जवाब शायद बर्फ पिघलने के साथ सामने आएगा, लेकिन तब तक यूक्रेन के लिए हर रात एक नई परीक्षा है। यूक्रेन एक बार फिर लपटों की आग में जल रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, ज्यादा डरावने वाली है, ज्यादा गुंजायमान और पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक। यह है पोक्रोवस्क की जंग, एक ऐसी जंग जिसने ना सिर्फ यूक्रेन की सैन्य लाइन को तोड़ दिया है, बल्कि पूरे यूरोप के युद्ध मानचित्र को हिलाकर रख दिया है। रूस ने विजय पताका फहरा दी है और इस एक जीत के साथ यूक्रेन युद्ध की दिशा ही बदल गई है। पोक्रोवस्क, जिसे महीनों तक किला कहा गया, आज वो ढह चुका है। पोक्रोवस्क डोनेस्क के पश्चिमी हिस्से का वो शहर जहां यूक्रेन की सबसे मजबूत रक्षा लाइनों में से एक थी। यही शहर अब टूट चुका है, बिखर चुका है और लाशों से भर चुका है। रूसी सेना ने कई महीनों तक भयावह बमबारी, मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्वार्म अटैक करके यूक्रेन की हर पोजीशन को चीर दिया। रूसी सैनिकों की टुकड़ियां, टैंकों की गड़गड़ाहट, रॉकेट सिस्टम की आग और फिर 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों ने उस शहर को घेर लिया जो कभी अजेय कहा जाता था। और आज पोक्रोवस्क गिर चुका है। यूक्रेन का लोहे का शहर माना जाता था, अब रूस के नियंत्रण में है, यानी यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा झटका। ज़ेलेंस्की की सेना ने जान की बाजी लगाकर मारियोपोल, बखमुत, औदीवका के बाद अब पोक्रोवस्क को बचाना था, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं, मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूक्रेनी कमांडरों ने कहा, अगर पोक्रोवस्क गिरा तो रास्ता खुल जाएगा। स्लावियांस्क, क्रामातोर्स्क और फिर कीव तक, लेकिन रूस ने एक एक किले को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की ब्रिगेडें पीछे धकेली गई और अंत में रक्षा रेखा टूट गई। पोक्रोवस्क का युद्ध क्षेत्र अब खंडहर है। हर गली में धुआं, हर इमारत में सुराख, हर सड़क पर टूटे हथियार और चारों तरफ से बारूद की गंध। ड्रोन कैमरे दिखाते हैं जली हुई गाड़ियां, गिरे हुए सैनिक, भूख और बमबारी से बेहाल नागरिक। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर दुनिया फिर पूछ रही है, जंग आखिर कब खत्म होगी।
रूस की ये जीत सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। पोक्रोवस्क का अर्थ है मध्य यूक्रेन का दरवाजा खुलना। अब स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क तक रूस का रास्ता साफ है। ये दोनों शहर मिलकर यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था का दिल बनाते हैं। और अगर ये शहर टूट गए तो कीव का रास्ता भी खुल जाएगा। इस जीत के साथ रूस ने सेंट्रल पुश ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, यानी कीव की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है। कीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। राजधानी पर रूसी मिसाइलें और ड्रोन पहले से ज्यादा गिर रहे हैं। रूस के कमांडरों का कहना है पोक्रोवस्क के बाद हम यही नहीं रुकेंगे, यानी कीव के चारों तरफ नया खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की सेना तेजी से रीइंफोर्समेंट भेज रही है, लेकिन सैनिक थके हुए हैं। हथियार कम और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये जीत युद्ध की दिशा बदलेगी, क्योंकि अब लड़ाई पूर्वी मोर्चे तक सीमित नहीं, ये पूरे यूक्रेन की जंग बन चुकी है। रूस के हाथ में अब डोनबास के बाद मध्य यूक्रेन की चाबी आ चुकी है। और अब सबसे बड़ा डर सर्दी है। पिछली बार सर्दी ने यूक्रेन की बिजली प्रणाली, गैस लाइन और पाइप की सप्लाई ठप की थी। रूस जानता है यूक्रेन सर्दी में कमजोर पड़ता है, इसलिए पोक्रोवस्क की जीत के बाद रूस सर्दी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यूक्रेन सर्दी में ही सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा? समझिए, रूस इस समय 3 मोर्चों पर दबाव बढ़ा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और राजधानी कीव, यानी कि पुतिन की रणनीति। हर दिशा से दबाव बनाओ और यूक्रेन को घुटनों पर लाओ, और यही है पुतिन की रणनीति। यूक्रेन के सैनिक पिछले 4 सालों से जंग लड़ रहे हैं, एक के बाद एक शहर खोते जा रहे हैं। अब पोक्रोवस्क के बाद उनमें मायूसी फैल रही है। एक यूक्रेनी कमांडर का बयान आया कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन मदद देर से आ रही है। शहर खाली हो रहे हैं, लाखों लोग फिर से विस्थापित हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल टूट चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं, बिजली गिर चुकी है, गर्मी नहीं, खाना नहीं, दवाइयां नहीं। और ये सिर्फ युद्ध का रक्षा नहीं बल्कि मानव त्रासदी का सबसे बड़ा दृश्य है। पोक्रोवस्क की जीत रूस की निर्णायक जीत है और ये यूक्रेन की सबसे बड़ी हार है। लेकिन ये हार सिर्फ सैन्य नहीं, भू राजनीति, रणनीति और मानवीय स्तर सभी मोर्चों पर असर डालने वाली है। Заснял, нахуй.
अब युद्ध के सामने 3 सवाल खड़े हैं। क्या रूस की अगली चाल कीव की ओर होगी? क्या पश्चिमी यूक्रेन को बचा पाएगा? और क्या यूक्रेन सर्दी में हार मान लेगा? उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन आज की तस्वीर साफ है। यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और पोक्रोवस्क का पतन इस जंग का सबसे बड़ा और सबसे भयावह अध्याय है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे का एक अहम शहर है जो अब जंग की आग में झुलस चुका है। कभी ये शहर यूक्रेन की सप्लाई लाइन का मजबूत केंद्र था। आज वही शहर रूस की रणनीतिक जीत का प्रतीक बन गया है। रूसी सेना ने तोपों, ड्रोन और मिसाइलों की भीषण बौछार के बाद पोक्रोवस्क पर कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर सन्नाटा है, इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी है और शहर के ऊपर रूसी झंडा लहरा रहा है। स्थानीय नागरिक या तो शहर छोड़ चुके हैं या फिर तहखानों में छिपे हुए हैं। भूख, ठंड और डर तीनों एक साथ हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना कड़ी टक्कर दी है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। पोक्रोवस्क का गिरना सिर्फ एक शहर का नुकसान नहीं है, ये यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था में एक खतरनाक दरार है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो पोक्रोवस्क के पतन के बाद रूस के सामने अब कई रास्ते खुले हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अगला निशाना कीव होगा? रूस की सेना धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है। हर शहर पर कब्जा उन्हें राजधानी की ओर करीब ला रहा है। पुतिन की रणनीति साफ दिख रही है। यूक्रेन को चारों तरफ से थकाओ, उसकी सैन्य ताकत तोड़ो और मनोबल को पूरी तरह कुचल दो। इसी बीच पश्चिमी देशों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप हथियार और आर्थिक मदद तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? यूक्रेन को अब सिर्फ हथियार नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुरंत निर्णायक और ठोस समर्थन। हर बीतता दिन यूक्रेन की स्थिति को और कमजोर करता जा रहा है। सर्दी एक और दुश्मन, और इन सब के बीच यूक्रेन एक और दुश्मन से जूझ रहा है। कड़ाके की सर्दी से बिजली घर तबाह, हीटिंग सिस्टम फेल और तापमान 0 से नीचे। सैनिक मोर्चे पर जमकर लड़ रहे हैं, लेकिन ठंड शरीर के साथ साथ हौसलों को भी पस्त कर रहा है। क्या यूक्रेन इस सर्दी में टूट जाएगा? राजनीतिक दबाव, अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। आम जनता थक चुकी है, युद्ध लंबा खिंच चुका है। कुछ आवाजें अब शांति वार्ता की बात करने लगी हैं, और यही वो बिंदु है जहां रूस की रणनीति सबसे खतरनाक साबित हो सकती है।
तो आज स्थिति यह है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा। ये लड़ाई है हिम्मत बनाम थकान की, समर्थन बनाम देरी की और उम्मीद बनाम हताशा की। पोक्रोवस्क का पतन इस जंग का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयावह अध्याय है। आगे क्या होगा, कीव पर खतरा कितना करीब है, पश्चिम कब और कितना साथ देगा और क्या यूक्रेन इस सर्दी में टिक पाएगा, इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्ते तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान में जारी प्रदर्शन धीरे धीरे शांत होता नजर आता है। सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद में कई शहरों में हालात पहले से काबू में है। दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर खामनेई की हिमायत में हजारों लोग उतर आए हैं। जी हां, और साफ संदेश दिया कि लीडरशिप के साथ आवाम खड़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अंदरूनी शांति के बाद में ईरान बाहर तबाही मचाएगा? क्या इजराइल ईरान के अगले निशाने पर है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब ईरान अंदर से मजबूत होता है तो उसका जवाब सरहदों के पार नजर आता है, और यही आशंका अब पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है। ईरान की आवाम आज सिर्फ नाराज नहीं है, ईरान की आवाम आज मौत मांग रही है अमेरिका की। तेहरान से इस्फहान तक एक ही नारा गूंज रहा है, ट्रंप से गिन गिन कर बदला। और ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं, इस गुस्से पर ईरान की लीडरशिप ने खुलकर मुहर लगा दी। ईरान उबल रहा है, सड़कें जल रही हैं और नारे अब चेतावनी में बदल चुके हैं। एक तरफ खामनेई के खिलाफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ खामनेई के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब है। जो खामनेई की हिमायत में उतरकर खामनेई से लगाव का सबूत पेश कर रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के चाहने वाले आज सुपर पावर को जला डालने के लिए मचल रहे हैं। पोस्टर, बैनर, नारों में सिर्फ एक नाम, डोनाल्ड ट्रंप, और एक मकसद, अमेरिका से बदला लेना। ईरान की संसद से लेकर सड़कों तक ट्रंप को सबक सिखाने के नारे बुलंद हैं। डेथ टू अमेरिका आज सिर्फ नारा नहीं, ईरान की नीति बनती दिख रही है। ईरान का गुस्सा अब हदें पार कर चुका है।
ईरानी नेतृत्व का ऐलान सबसे बड़ा और खतरनाक बयान ईरान की संसद से आया। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने ट्रंप प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है। कालीबाफ का साफ संदेश, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की तो इस इलाके में मौजूद एक भी अमेरिकी सैन्य अड्डा सलामत नहीं रहेगा। यानी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस, समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत सब ईरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी में खतरे की घंटी ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बर्बाद करने के साफ संकेत दिए हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, हर अमेरिकी मौजूदगी अब खतरे के घेरे में है। मतलब साफ है, हमला किसी भी वक्त हो सकता है। 12 दिन के युद्ध से भी बड़ा खतरा। ईरान ने जो धमकी दी है वो सिर्फ शब्दों की नहीं है। ईरानी सैन्य कमांडरों का दावा है, अगर अमेरिका से टकराव हुआ तो पलटवार इजराइल के खिलाफ 12 दिन के युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। याद दिला दे, उस युद्ध में हजारों मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी। दुनिया धीरे धीरे आग की भट्टी बनती जा रही है। म्यान से तलवारें खिंच रही हैं, हथियारों की खुली प्रदर्शनी लग चुकी है और हर मोर्चे पर तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ ट्रंप की मनमानी है, दुनिया को दहशत में डाल रही है, तो दूसरी तरफ खामनेई की ट्रंप को दी गई फटकार ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी है। कब क्या हो जाए, किस पल कयामत टूट पड़े, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप का रुख पूरी तरह अनिश्चित है। कब क्या कदम उठा ले, कोई भरोसा नहीं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं जैसे तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी बज चुकी हो। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने दिन, तारीख और समय तय कर लिया है। बस इंतजार है ट्रंप की हामी का। ट्रंप की घुड़की साफ इशारा कर रही है कि अगर जंग हुई तो सीमित नहीं रहेगी, भयंकर होगी। सेना तैयार है, रणनीति तैयार है, अब फैसला सिर्फ ट्रंप का है। सवाल यही है, क्या ट्रंप हरी झंडी देंगे और दुनिया एक और महायुद्ध में धकेल दी जाएगी? और अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को उससे भी भयानक प्रहार झेलना पड़ेगा। रणनीतिक संदेश ईरान साफ कर चुका है, ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी प्रभाव से होगी। ईरान का मानना है कि अगर अमेरिका को इस इलाके में एक बार झटका दिया गया तो पूरी वैश्विक ताकतों का संतुलन हिल जाएगा। और यही वजह है कि ईरान की भाषा अब कूटनीति की नहीं बल्कि जंग की भाषा बन चुकी है। तो तस्वीर बेहद खतरनाक है। ईरान की आवाम उफान पर है, लीडरशिप खुली धमकी दे रही है, संसद जंग के सुर में है और अमेरिका सीधे निशाने पर है। सवाल अब ये नहीं कि ईरान हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है कब करेगा और कितना बड़ा करेगा। क्योंकि ईरान ने आज एक बात साफ कर दी है,
अगर जंग हुई तो अमेरिका अब तक का सबसे भयानक प्रहार झेलेगा और तब इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में होगी। युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान की सड़कों पर उठता तूफान अब पूरी तरह बेकाबू नहीं है। ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। फिलहाल देश में 13 शहर ऐसे हैं जहां हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। सबसे ज्यादा हलचल राजधानी तेहरान में है, जहां 9 इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों की खबर है। हालांकि तबरीज, खेरमनशाह, ईलम, मशहद और बंदर अब्बास जैसे बड़े सूबों में हालात शांत बताए जा रहे हैं। ईरानी सुरक्षा बल लगातार सड़कों पर तैनात है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा रहा है। इंटरनेट और संचार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतलब साफ है, ईरान ने अंदरूनी मोर्चे पर फिलहाल हालात संभाल लिए हैं, लेकिन असली खतरा अब सड़कों से नहीं, सरहदों के बाहर से आ रहा है। ईरान अब पलटवार की स्थिति में पहुंच चुका है। सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट है। मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन बेस और रिवॉल्यूशनरी गार्ड पूरी तरह तैयार है। ईरान जानता है अब टकराव टालना शायद उसके हाथ में नहीं रहा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका अब भी ईरान में खामनेई के तख्ता पलट की उम्मीद छोड़े नहीं है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो बहुत जल्द ईरान में आजादी का आंदोलन कामयाब होगा। नेतन्याहू ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर बेगुनाहों के नरसंहार का सीधा आरोप भी लगाया है। और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को ढहाने का ये सबसे अच्छा मौका है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं ईरान को सुधारने की जरूरत है, यानी ईरान चाहे भी तो अब युद्ध से बचना आसान नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ईरान में जो हो रहा है वो प्रदर्शन नहीं, उनका दावा है कि ईरान अब आजादी की तरफ देख रहा है। ट्रंप कहते हैं पहले ईरानी अवाम आजादी की तलाश में नहीं थी, लेकिन अब वो आजादी चाहती है। और ट्रंप का दावा है अमेरिका उन्हें वो आजादी दिला कर रहेगा। अब एक रिपोर्ट ने पूरे हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। हमले का प्लान तैयार है। सेना ने ट्रंप को हमले के कई विकल्प सौंप दिए हैं। अब सिर्फ ट्रंप की मंजूरी बाकी बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले के टारगेट भी तय कर लिए गए हैं। पहला टारगेट ईरान की सेना के ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन बेस। इसके साथ ही तेहरान में कुछ गैर सैन्य ठिकाने भी निशाने पर हो सकते हैं। यानी दबाव सिर्फ सेना पर नहीं, सिस्टम पर भी डाला जाएगा।
रिपोर्ट ये भी बताती है कि इजराइल और अमेरिका के बीच हमले को लेकर लंबी बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने किसी भी कार्रवाई से पहले इजराइल से विस्तृत सलाह मशवरा किया है। मतलब साफ है, अगर हमला होता है तो संयुक्त रणनीति का हिस्सा होगा। ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। ईरान ने भीतर की आग फिलहाल बुझा ली है, लेकिन बाहर जंग की चिंगारी तेजी से भड़क रही है। एक तरफ ईरान पलटवार को तैयार है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मौके की तलाश में है। जहां अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, तो वहीं ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका बेस को निशाना बनाने की धमकी दे दी। माना जा रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट के कई देश दहल जाएंगे। आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहां पर ईरानी मिसाइलें तबाही ला सकती हैं। अमेरिका ईरान पर कार्रवाई के संकेत दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने IRGC को तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। ईरान की मिसाइलें तैयार की जा रही है। मिसाइल रेडी किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की जांच की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर एयर डिफेंस सिस्टम धोखा ना दे, जैसा कि जून 2025 की जंग के दौरान हुआ था। ईरान की बड़े पैमाने पर तैयारी है, जो वहां पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी नहीं देखी गई थी। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसकी मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को दहला देंगी। जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान की ओर बड़ा एक कदम मिडिल ईस्ट में तबाही की बड़ी वजह बन सकता है। बताया जा रहा है कि साल 2025 में मिडिल ईस्ट में लगभग 40 से 50 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात थे। जिन देशों में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, उनमें कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में किन किन देशों में बेस है जो ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा ठिकाना है। दोहा के पास स्थित अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। लगभग 24 हेक्टेयर में फैले इस बेस में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड मुख्यालय मौजूद है और करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक यहां तैनात हैं। यहीं से अमेरिका पश्चिम में मिस्र से लेकर पूर्व में कजाकिस्तान तक अपने सैन्य अभियान का संचालन करता है।
बहरीन अमेरिका का 5th फ्लीट बहरीन में स्थित है, जो खाड़ी क्षेत्र, लाल सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्री अभियानों की निगरानी करता है। ये बेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे बेहद अहम समुद्री रास्तों की निगरानी के लिए बहुत अहम है। कुवैत में कैंप अरिफजान अमेरिकी सेनाओं के लिए एक अहम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई केंद्र है, जबकि अली अल सलेम एयरबेस हवाई अभियानों में मदद करता है। ये दोनों ठिकाने इराक, सीरिया और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी अभियानों के लिए बेहद जरूरी है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के दक्षिण में अल दाफरा एयरबेस है। अल दाफरा एयरबेस को अमेरिका यूएई वायुसेना के साथ साझा करता है। इस बेस ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कई अहम अभियानों में सहयोग दिया है। यहाँ अमेरिकी वायुसेना की बड़ी टुकड़ियां तैनात हैं, जिनमें खुफिया जानकारी जुटाने वाली इकाइयां भी शामिल हैं। इराक में अनबार प्रांत में मौजूद ऐन अल असद एयरबेस और उत्तरी क्षेत्र में मौजूद एरबिल एयरबेस अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए काफी अहम है। ये बेस इराकी और कुर्द लड़ाकों के साथ सहयोग के लिए भी अहम है। साल 2020 में ईरान ने ऐन अल असद बेस पर मिसाइल हमले किए थे, जो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी कार्रवाई में मौत के जवाब में की गई थे। सऊदी अरब रियाद के दक्षिण में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है और ये लड़ाकू विमानों के संचालन में मदद करता है। ईरान के करीब होने की वजह से ये बेस मध्यम दूरी की मिसाइल की रेंज में आता है। जॉर्डन अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अजराक इलाके में मौजूद मुआफक अल साल्ती एयरबेस है। यहाँ अमेरिकी एयरफोर्स की अहम यूनिट तैनात है। मिस्र काहिरा में अमेरिका का कोई लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन अब्बासिया में नमरू 3 नाम की लैब है, जो विदेशी संक्रामक रोगों पर काम करती है। 2023 में सूडान में इबोला फैलने पर इस लैब ने मदद की थी। साफ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट के कई देश दहल जाएंगे। इनके अलावा इजराइल भी ईरान के निशाने पर होगा, जहां ईरान की मिसाइलें जबरदस्त तबाही मचाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात करते हैं दुनिया के उन देशों की जहां कुदरत ने क्रूड ऑयल के रूप में खजाना छिपा रखा है। साथ ही आपको बताते हैं कि इन देशों का झुकाव किस महाशक्ति की ओर है। तेल टैंकरों पर अमेरिकी जवानों की ये कार्रवाई सभी को याद होगी। हालांकि ये तस्वीरें एक बार नहीं, कई बार सामने आई है। खुद अमेरिका ने इन तस्वीरों को जारी किया। वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के पहले और बाद में अमेरिका ने कई तेल टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ तो अमेरिका भी ले जाया गया।
ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई शुरू की, जो तेल के खेल में बदल गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के भंडार पर कब्जे का प्रयास तो किया, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई है। वेनेजुएला में मौजूद मिलिशिया के अलावा रूस और ईरान समेत कई देश अमेरिका की राह में रोड़ा है। वेनेजुएला से शुरू हुआ तेल का खेल अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। फिलहाल दुनिया में कई बड़े देश हैं जो तेल के कारोबार में अहम भूमिका निभाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में किन किन देशों के पास तेल के जबरदस्त भंडार हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला की मादुरो सरकार रूस की करीबी है। रूस ने यहां हथियार भेजे, कूटनीतिक समर्थन दिया और अर्थव्यवस्था में निवेश किया, जबकि अमेरिका से मादुरो के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे। हालांकि फिलहाल वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा है। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 267 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का भंडार है। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी है। ईरान के पास दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका के साथ दुश्मनी के कारण ईरान रूस और चीन का करीबी रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी ईरान ने रूस का खुला समर्थन किया। कनाडा अमेरिका का सहयोगी है और नेटो का सदस्य है। उसका ज्यादातर तेल निर्यात अमेरिका को ही होता है। माना जा रहा है कि कनाडा का झुकाव पश्चिमी खेमे की ओर ही है। इराक दुनिया के विशाल तेल भंडारों के मामले में इराक 5वें नंबर पर है। साल 2003 के बाद यहां अमेरिका का प्रभाव रहा। हालांकि ईरान और रूस की मौजूदगी भी बढ़ी। फिलहाल इराक संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। इराक में अमेरिकी सेना मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। हालांकि बीते कुछ साल में यूएई के रिश्ते रूस और चीन के साथ भी मजबूत हुए। रूस और चीन के साथ यूएई ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाया। कुवैत अमेरिका का करीबी सहयोगी है। खाड़ी युद्ध के बाद उसकी सुरक्षा और तेल नीति में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। रूस खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों और भंडार वाले देशों में शामिल है। यह अमेरिका विरोधी धड़े का नेतृत्व करता है और ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तेल का कारोबार रूस की आर्थिक रीढ़ कही जा सकती है। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।